वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है विषपुत्रों का आगमन और ये कॉमिक्स सर्वनायक विस्तार की दूसरी कॉमिक्स है। इसकी पहली कॉमिक्स मौत का मैराथन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। अगर वो आपने नहीं सुनी तो आपको ऊपर आई बटन से उसकी लिंक मिल जाएगी। ये कॉमिक्स राज कॉमिक्स के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी और ये एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन और थ्रिल से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है विषपुत्रों का आगमन। पूर्वसार युगम धारित्री अस्यः। सर्वनायक महागाथा की विस्तृत श्रृंखला अर्थात उन कारकों के उल्लेखन जिन्होंने सर्वनायक को जन्म दिया कि इस कड़ी में मैं आपका समय सारथी युगम आपका अभिनंदन करता हूँ। पश्चात काल अर्थात आज के वर्तमान युग में कानून के सिपाही इंस्पेक्टर स्टील द्वारा बुलाने पर कई दिग्गज मसलन मैडम एक्स, बैटमैन, चीता, लोमड़ी आदि किसी गुप्त कार्य हेतु राजनगर आते हैं। यहाँ उनसे मुखातिब होता है रहस्यमय काउंसलर और उसके सहयोगी लॉ और ऑर्डर, जो कि इन दिग्गजों की कुव्वत परखने के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसे नाम दिया जाता है मौत का मैराथन। उनको दो दो के दलों में बांटकर प्रतियोगिता आरंभ कर दी जाती है। अपने दिए हुए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में बैटमैन और चीता का दल सफल होता है। वहीं अन्य दल अपने कार्य को पूरा करने के लिए कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व काल में अश्वराज अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहा होता है। उसकी पत्नी कदमचुम्मी का अपहरण हो चुका है और इस अपहरण के जिम्मेदार हैं बर्बराक और उसकी दैत्य सेना। अश्वराज और बर्बराक में एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें अश्वराज बर्बराक को परास्त कर देता है। बर्बराक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और बताता है कि वो सिर्फ मोहरा है। उसके आका बहुत शक्तिशाली हैं और उन्होंने ही कुदुम का अपहरण कर उसे त्रिनाग पठार में बंदी बना रखा है। तब अश्वराज बर्बराक के साथ त्रिनाग पठार के लिए कूच कर जाता है। पूर्व काल और पश्चात काल के इन महारथियों के जीवन में समय आगे क्या मोड़ लेने वाला है, आइए देखते हैं। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक विस्तार श्रृंखला की पूर्व प्रकाशित कड़ी मौत का मैराथन में उल्लेखित है। आगे का घटनाक्रम पढ़ें प्रस्तुत कड़ी विषपुत्रों का आगमन में। इलस्मायाम वर्तमान काल। प्रोफेसर, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे मेरे अंदर कुछ खौल रहा हो। आपने मुझे किस तरह का इंजेक्शन दिया है? घबराओ मत नागदंत, नागराज से हुए आखिरी टकराव ने मुझे विसीन कर दिया, पर किंग से हुए मेरे टकराव ने मुझे एक इंसान नहीं रहने दिया। अब मैं चलता फिरता विष टैंकर बन गया हूँ और मैंने उसी विष की हल्की डोज तुम्हें दी है। मगर प्रोफेसर, क्या आपका ये विष मुझे वैसी ताकत और क्षमताएं देगा जैसा कि पिछली बार दी थी? उससे भी ज्यादा देगा, अगर तुम इस दर्द को झेल कर खड़े रह सके। नागदंत किसी भी प्रकार का दर्द झेलने में सक्षम। मुझ में तो अब खड़े होने की शक्ति भी नहीं बची है। नब्ज टूटती जा रही है, मैं मर रहा हूँ। मैं जानता था जो विष मिश्रण का डोज मैंने तुम्हें दिया था उसका यही असर होगा। जानने के लिए पढ़ें नागराज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स विशेषांक नागराज के बाद फ्यूल वेनम। मगर जिस विष ने तुम्हें अशक्त किया है वही तुम्हें खड़ा करेगा, एक ऐसा हथियार बनाकर खड़ा करेगा जिससे मैं इस सारे संसार को बनाऊंगा एक विष क्षेत्र। अब शुरू होगा विषपुत्रों का आगमन। हर हर। संजय गुप्ता की पेशकश राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। सर्वनायक विस्तार द्वितीय कड़ी। परिकल्पना नितिन मिश्रा। लेखक अनुराग कुमार सिंह। चित्रांकन हेमंत कुमार। इंकिंग विनोद कुमार। ईश्वर आर्ट्स। इफेक्ट्स सुनील दस्तूरिया, मोहन प्रभु। कैलीग्राफी नीरू मंदार। संपादक मनीष गुप्ता। संस्थापक राजकुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता। युगम धारित्री अस्यः। मैं आपका समय सारथी युगम उपस्थित हूँ उन विभिन्न छोटी बड़ी अवर्णित घटनाओं की क्रमबद्ध श्रृंखला लेकर, जिसका सीधे तौर पर इस ब्रह्मांड की सबसे विस्तृत व वृहद महागाथा सर्वनायक से कोई जुड़ाव नहीं है, परंतु इन घटनाओं के वर्णन के बगैर सर्वनायक महागाथा अधूरी है। त्रिनाग पठार पूर्व काल। तो ये है त्रिनाग पठार, पर इसके ऊपर ये अजीब से मेघ कैसे छाए हुए हैं? ये पाप के मेघ हैं असुराज, जो कि इस त्रिनाग पठार के आकाओं की शक्ति के प्रतीक का चिन्ह है। पाप के बादल लाख घनघोर सही, परंतु पुण्य का प्रकाश उन्हें चीर ही डालता है। आओ अश्व साथियों, विजय प्राप्त करें। अश्वता विजयी हो। ओह, अकस्मात ही कुछ विचित्र सी अनुभूति हो रही है। श्याम मेघ अश्वसेना को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे।
मेरे मस्तिष्क से नियंत्रण हटता जा रहा है। पाप रूपी स्याह मेघों ने हमारी सेनाओं की मति दूषित कर दी है। ये सभी त्रिनाग पठार की शक्तियों के अधीन हो चुके हैं। ये हम पर प्राणघातक प्रहार करने से भी नहीं चुकेंगे। अश्वराज ने सदैव ही पाप का प्रतिकार किया है। अगर आज मेरी सेना भी पाप के अधीन हो गई है तो अश्वराज उससे भी युद्ध करने से नहीं चुकेगा। पीछे तो बरबराक भी नहीं रहेगा। इच्छाधारी अश्वराज, जय अश्वदेव, धूल में मिला दूंगा। त्रिनाग पठार, पश्चात काल। मुझे आज भी याद है कि मैं इस दुनिया का सम्राट था, पर मुझे गली का भिखारी बनाकर छोड़ दिया गया, और ये सब हुआ सिर्फ एक शख्स के कारण। हाँ, वही नागराज जिसने सोडांगी को मेरे सम्मोहन से आज़ाद करवाकर मुझे महलों से निकालकर दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। तूने सोचा होगा करणवसी जिंदगी भर भिखारियों की तरह भटकेगा और तेरे सम्मोहन से कभी बाहर नहीं आ पाएगा, पर तू गलत था नागराज। करणवसी ना भिखारी है और ना ही कमजोर मानस वाला इंसान। करणवसी ना सिर्फ तेरे सम्मोहन से मुक्त हो चुका है, बल्कि उसने तेरी मौत भी ढूंढ ली है। तेरे जैसे लाखों विषपुत्रों की मौत का सामान, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं फिर से बनूंगा विश्व सम्राट और तू बनेगा मेरा दास, और वो है तुम विषपुत्रों की शक्तियों की कुंजी। करणवसी के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स सम्मोहन सम्राट सोडांगी। नाग निरंजनी, महानगर, सेम टाइम। नागराज उठो, समस्त ब्रह्मांड के विषपुत्रों का अस्तित्व अब तुम्हारे सुपुर्द है। विषअमृत, तुम यहाँ? नियम अनुसार तो तुम अगले 50 वर्षों तक धरती पर कदम नहीं रख सकते। ये हम नहीं, हमारे मानस रूप है। तुम लोगों को मानस रूप में धरती पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? ताकि 50 वर्षों पश्चात हमारे लौटने के लिए यह धरती बची रह सके। मानवता पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे को रोकने की क्षमता सिर्फ तुम में है नागराज। ओह, मानवता के शत्रुओं को मानवता की चिंता सता रही है। हमें सिर्फ अपने अस्तित्व की चिंता सता रही है, पर अगर उस खतरे को नहीं रोका गया तो ना हम बचेंगे ना तुम। विष और अमृत के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स विष अमृत, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड बन जाएगा एक विष क्षेत्र। नाग निरंजनी एक तिलस्मी प्याला है जिसमें ब्रह्मांड में मौजूद सभी नागों के विष के अंश मौजूद हैं। नाग निरंजनी का कार्य ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्रकार के विषयों में संतुलन बनाए रखना है। यदि कोई नाग निरंजनी को प्राप्त कर लेता है तो संसार के उन प्रत्येक प्राणियों पर काबू कर सकेगा जिनकी शक्ति का स्रोत विष है। यानी नाग निरंजनी का धारक ब्रह्मांड के सभी विषपुत्रों को अपने अधीन कर सकता है। अब तक इंसानों की दृष्टि से सुरक्षित बचे हुए नाग निरंजनी को अब मानवों से खतरा है, क्योंकि कोई भी मानव इतना सबल और सक्षम नहीं है कि वो नाग निरंजनी की शक्तियों को संभाल सके। इसलिए यदि नाग निरंजनी प्याला किसी मानव के हाथ लग गया, उसमें मौजूद विष अनियंत्रित हो जाएगा, जिससे कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्रकार के विष असंतुलित होकर वातावरण में फैलने लगेंगे और संसार विष क्षेत्र बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसलिए हमारा अनुरोध स्वीकार कर लो और अपनी धरती को विष क्षेत्र बनने से रोक लो। तुम दोनों इस योग्य तो नहीं कि तुम्हारी बात पर सहजता से विश्वास कर लिया जाए, परंतु प्रश्न पूरी धरती को विष क्षेत्र बनने से बचाने का है, तो मैं इसकी छानबीन अवश्य करूंगा। नाग निरंजनी देवकालजयी का तिलस्मी प्याला, जो कि ब्रह्मांड के समस्त विषयों में संतुलन बनाता है। महात्मा कालदूत ने मुझे इसके बारे में बताया था। अगर नाग निरंजनी वाकई गलत हाथों में पड़ गई तो प्रलय आ जाएगी। त्रिनाग पर्वत, पूर्वकाल। उफ, हमें लड़ते हुए प्रहरों बीत चुके हैं, परंतु ना इनके उन्माद में कोई कमी आई है और ना ही इनकी क्रूरता में। अब तो शरीर भी थकने लगा है। इस तरह युद्ध करने से कुछ नहीं होगा। हमें इन्हें स्याह प्रभाव से मुक्त कराना होगा। पाप के स्याह मेघों के प्रभाव से मुक्ति का कोई तरीका नहीं होता अश्वराज। ये जब किसी प्राणी को अपना गुलाम बनाते हैं तो वह मरकर ही छूट पाता है। प्रत्येक समस्या की काट होती है बरबराक, किंतु हमारी कोई काट नहीं है। हिस। त्रिनाग पर्वत पर कदम रखने की जो दुष्टता तूने की है, उसका मूल्य तू अपने प्राणों से चुकाएगा अश्वमानव। और जो गद्दार तुझे यहाँ लेकर आया है वो भी यही सजा भुगतेगा। नहीं, क्षमा त्रिनाग संधि। घर। बरबराक, ये क्या हो रहा है तुम्हें? धाड़, उफ, धाड़, धाड़, धाड़। रोबो आर्मीज सीक्रेट हाइडआउट, अरावली माउंटेन रेंज नियर राजनगर, प्रेजेंट टाइम। रोबो आर्मी का सीक्रेट हाइडआउट ढूंढ निकालने का इनाम एक दर्दनाक मौत के अलावा कुछ नहीं होता। पर अगर तुम मुझे यहाँ आने का कारण बता दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। इस रहमदिली के लिए शुक्रिया।
मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, मगर बंदूक के साए में नहीं, दोस्ताना माहौल में। कड़ाक तड़ाक तड़ाक तड़ाक। मेरा नाम मैडम एक्स है। तुम लोग मुझे शायद इतने अच्छे से ना जानते हो, मगर अमेरिका में मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूसिव टेरर के पर्यायवाची के लिए यूज़ की जाती है और मैं एक्सक्लूसिव की बॉस हूँ। रोबो के इस सीक्रेट हाइड आउट को ढूंढ निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। तुम्हारी लाश को ठिकाने लगाना मेरे लिए भी मुश्किल नहीं होगा। अमेरिका में तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन टेरर का पर्यायवाची हो सकती है, पर पूरी दुनिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेरर का पर्यायवाची है। जिंग जिंग जिंग। और मैं उसकी सुप्रीम कमांडर हूँ, कमांडर नताशा। अब देखती हूँ कि तुम्हारे दावे में कितनी सच्चाई है। मेरे दावों की सच्चाई तुम्हें मेरी किक बताएगी, नकचड़ी शहजादी। तड़ाक। एक बार क्या कर लिया, खुद को तोप समझ बैठी। रुक जाओ नताशा। पापा, आप यहाँ क्यों चले आए? आना ही पड़ा इस बेवजह की लड़ाई को रोकने और ये जानने कि आखिर इस डबल सीक्रेट एजेंट की दिलचस्पी रोबो आर्मी में कैसे जाग गई। क्या मतलब है तुम्हारा? किस डबल एजेंट की बात कर रहे हो तुम? अनजान बनने का फायदा नहीं मैडम एक्स। मेरा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बहुत सक्षम है, CIA से भी ज़्यादा, जिसके लिए तुम काम करती हो, और इंडियन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा समर्थ, जिसके लिए तुम वास्तव में काम करती थी। रोबो को मेरे इस सच का पता कैसे चला कि मुझे इंडियन इंटेलिजेंस ने CIA के राज चुराने के लिए भेजा था? वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब चीफ ने मुझे बुलाया था। मैडम एक्स, तुम्हें एक खतरनाक मिशन के लिए चुना गया है। मैडम एक्स ने अपनी जिंदगी अपने देश हिंदुस्तान के नाम कर दी है, इसलिए कोई भी खतरा अब मुझे डिगा नहीं सकता। आप बताइए क्या करना है? तुम्हें अमेरिका जाना है और CIA के अंदर दाखिल होना है। तड़ 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 तड़। बचिए सर। उफ। उस दिन मैंने जिस वृद्ध को बचाया वो CIA का चीफ था। तुम जैसे स्मार्ट और ब्रेव यंगस्टर की आज देश को ज़रूरत है मैडम एक्स। आज से तुम CIA की एजेंट हो। थैंक यू सर। पहला निशाना एकदम सटीक बैठा था। मैं CIA के अंदर दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उस मिशन ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। मुझे एक माफिया डॉन पर नज़र रखने का काम सौंपा गया और उसका सबसे अच्छा जरिया था उसकी गर्लफ्रेंड बन जाना। मगर एक दिन उस गैंग द्वारा शिकागो में हुआ एक भीषण नरसंहार, जिसका दोषी मुझे ठहराया गया। मैं एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी थी। CIA और इंडियन इंटेलिजेंस दोनों ही ने मुझे अपराधी मान लिया और मुझसे अपने संबंध तोड़ लिए। मेरे पास अंडरग्राउंड होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगर तुम्हारा फ्लैशबैक रिवीजन कंप्लीट हो गया हो तो अपने आने की वजह बताओ। वजह बताने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाना होगा। अब तुम बेवजह रहस्य बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या है इस कंटेनर के अंदर? कोई हथियार? झांक कर देख लो, खुद पता चल जाएगा। अगर अंदर हमारे काम की चीज़ नहीं हुई तो आप मुझे इसे शूट करने से नहीं रोकेंगे पापा। पहले देखे तो सही अंदर है क्या। सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव। तिलस्मायाम वर्तमान काल। कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने पहले कभी इतना बेहतर महसूस नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंतरिक्ष के तारामंडलों की दिशाएं बदल सकता हूँ, ग्रहों को लात मारकर उनसे फुटबॉल खेल सकता हूँ। फिलहाल तुम्हें इनमें से एक भी काम नहीं करना है। आप हुक्म दे, मुझे क्या करना है? हम इस समय जिस आयाम में हैं वो एक तिलस्म है, मगर ये तिलस्म हमारे लिए नहीं बना, यानी कि हम इस तिलस्म के लिए घुसपैठिए हैं। यदि हम तिलस्म में कोई गड़बड़ करते हैं तो हम उस तिलस्म के लिए अवांछित हो जाते हैं, और तिलस्म अवांछित चीज़ों को या तो नष्ट कर देता है या फिर बाहर फेंक देता है। समझ गया प्रोफेसर? अब देखो मेरा कमाल। आफू। तिलस्मी शक्ति पलटवार कर रही है नागदंत। अब ये मुकाबला ही हमारी किस्मत तय करेगा। तिलस्मी शक्ति कमज़ोर पड़ेगी तभी हमें बाहर जाने का रास्ता देगी। चिंता मत कीजिए प्रोफेसर, नागदंत ये मुकाबला नहीं हारेगा। क्वीन कॉर्प्स बायोटेक लैब, महानगर, पैरेलल डायमेंशन। काम की क्या पोजीशन है मिस विशकारी? कमाल की सफलता हासिल हुई है हमें मैडम विशंका। आपका बेटा नागीज तो इस दुनिया के लिए फरिश्ता बनकर आया है। इसके विस्फुंकार से हवा में घटी अल्कोलॉइड की मात्रा संतुलित हो गई, और अब इसके विष से हम ऐसे असाध्य रोगों के इलाज भी ढूंढने में सफल हो गए जो अब तक हम इच्छाधारियों के विष से भी संभव नहीं था। मैडम, आपने क्वीन कॉर्प्स के जरिए संसार भर के इच्छाधारियों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा किया। आज क्वीन कॉर्प्स के अंतर्गत बायोटेक इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन चैनल्स, एडवांस्ड एरोनॉटिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च जैसे डिवीज़न चलते हैं, जिसे इन जैसे इच्छाधारी रूप बदल कर चलाते हैं और इंसानियत की मदद करते हैं। मगर जो चमत्कार इस नन्ही सी जान ने कर दिखाया वो तो अब तक ये सब मिलकर भी नहीं कर पाए। अपनी उपलब्धियों को इतना कम करके भी मत आंको तुम सब।
बेशक मैं क्वीन कॉप्स की मल्टी बिलियन डॉलर्स एम्पायर की मालकिन हूँ, मगर यह भी सच है कि तुम लोगों की मदद के बिना मैं ना ये कंपनी चला सकती हूँ और ना ही महानगर की सुरक्षा ही कर सकती हूँ। और सच तो यह है कि एक माँ होने का जो कर्तव्य मुझे निभाना चाहिए वो तुम लोग। हा हा हा, प्रयास सफल हो गया, हम आज़ाद हो गए। नागदंत और नागमणि दोनों ही इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि समय ने एक गुप्त षड्यंत्र के तहत उन्हें तिलस्मी आयाम से महानगर में तो पहुंचा दिया था, पर यह नागराज का महानगर नहीं था। ये तो नागराज जैसा लग रहा है। ये स्थान तो कोई एडवांस्ड बायोलॉजिकल लैब जैसा लग रहा है। यहाँ तो चारों ओर तीव्र विष की गंध आ रही है मुझे, और इच्छाधारियों को पहचानने में तो मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। यानी ये सब मानव नहीं, इच्छाधारी नाग है। यहाँ चारों ओर वातावरण में एक अजीब सा विष फैला हुआ है। तुम लोग कौन हो और तुम्हारे इस साथी का हुलिया नागराज से इतना क्यों मिलता है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और हम इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम नागराज को जानती हो और उसके निर्माता की हस्ती से अनजान हो। ये महिला कौन है? मेरी पैनी दृष्टि इसके भीतर भी वही शक्तियाँ विद्यमान देख रही हैं जो कि नागराज में है। मुझे कुछ भी कहने से पहले इनकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। तुम इस वक्त महानगर में हो और नागराज के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती। तुम झूठ बोल रही हो, मगर सच्चाई तो मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा ही लूँगा। नागदंत, तुम्हारे न्यू इम्प्रूव्ड पावर्स के डेमोन्स्ट्रेशन का समय आ गया है। वाह मेरे बच्चे, देख तेरी शक्तियों के प्रकोप से कैसे चूहे बिल्लियों की तरह भाग रहे हैं ये विषधारी। तेरी शक्तियों का नमूना अच्छी तरह से देखने दे इन्हें, आफू, ताकि इन्हें तुम्हें अपना सम्राट कबूल करने में कोई संशय ना रह जाए। ऐसी दहक तो मेरी विस्फुंकार में पहले कभी ना थी। तुम्हारे इस नमूने को जितना नमूना दिखाना था ये दिखा चुका। अब अगर तुम दोनों ने सांस लेने के अलावा अपने जिस्मों को एक हरकत भी दी तो तुम्हारी सांसें ही रोक दी जाएंगी। ये वादा है महानगर की संरक्षिका नागरानी का। मेरी दृष्टि गलत नहीं थी। इस महिला के भीतर तो वाकई नागराज के सभी गुण विद्यमान हैं। यदि ये स्थान महानगर है तो यहाँ का रक्षक नागराज होना चाहिए। फिर ये खुद को महानगर की संरक्षिका क्यों बता रही है? ये स्थान अवश्य ही धरती का कोई अन्य आयाम है। तिलस्म ने हमें हमारे आयाम के महानगर ना पहुंचाकर किसी दूसरे आयाम के महानगर में पहुंचा दिया है। नागरानी के बारे में जानने के लिए पढ़ें नागराज का पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स फुंकार। आपने कभी बताया नहीं प्रोफेसर कि आपने नागराज का कोई लेडी वर्जन भी बना रखा है। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा नागराज का कोई वर्जन नहीं बनाया। तुम लोग कौन हो और नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये जानकर तुम क्या करोगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही खत्म होने वाली है। धाड़! जब तक इसकी सारी हड्डियां इसके बदन से ना मिल जाए तब तक इसे पीटते रहो नागदंत। अगर तुमने इसे पीट दिया तो समझो तुमने नागराज को पीट दिया। धड़ाक! ओह! कहाँ से पकड़ कर लाए हो इस नमूने को? नाग शक्तियों के नाम पर तो धब्बा है ये। तुम्हें देखकर मुझे अपने माँ नागश्री की याद आ गई, जिसने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपराध के दलदल में धकेलना चाहा, मगर जब सफल ना हो सकी तो मेरी सबसे बड़ी जानी दुश्मन में से एक बन गई। वो जब भी आती है ऐसे ही प्राणियों को लेकर आती है, इस उद्देश्य से कि शायद इस बार उसकी कोशिश सफल हो जाए और नागरानी नाम का कांटा उसकी जिंदगी से निकल जाए। मगर ना तो वो सफल हो पाई और ना तू सफल हो पाएगा। नागमणि के आगे बड़े बड़े नाग भी पानी मांग जाते हैं। ये एंटीवेनम डोज है। तेरे जिसमें विष किसी भी प्रकार का हो उसे पानी बना देगा। अफसोस मैं एंटीवेनम की बहुत सीमित डोज ही अपने साथ तिलस्मायम में ला पाया था, पर यह तेरे उन्माद को काबू करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पनपने वाले प्राणी विष पर जीते हैं। मुझे इन नागों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। उनके बाद ये नागरानी तुम्हारी दासी और यहाँ के इच्छाधारी तुम्हारे गुलाम होंगे। नागदंत, किस्मत ने जगह देखकर दरवाज़ा खोला है। अगर इस आयाम की नाग शक्तियों को अपने अधीन कर लिया तो नागराज क्या चीज़ है? इस ब्रह्मांड पर राज करेगा प्रोफेसर नागमणि। ये कैसा इंजेक्शन दिया है नागमणि ने मुझे? मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। इस तरह तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुझे इनको रोकना होगा। वाह, मुझे तो अभी से शहंशाह वाली फील आ रही है। प्रोफेसर, आप निश्चिंत होकर अपना कार्य कीजिए। मैं तब तक अपने होने वाले गुलामों से रूबरू हो लूँ। तुम्हारा स्वरूप व शक्तियाँ अवश्य ही नागरानी जैसी हो, परंतु तुम्हारी फितरत नीच है। जब हमारे इच्छाधारी होने का भेद तुम जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि हमने सब इच्छा से नागरानी को अपनी रानी, अपनी नायिका चुना है। हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, और जो भी नागरानी का हित करने की चेष्टा करेगा हम उसका सर्वनाश कर देंगे। तुम्हारी बढ़ी हुई शक्तियों के आगे ये भुनगे मात्र है नागदंत। अनुशासित करो इन्हें। 150 की जान भी लेनी पड़े तो हिचकना मत। मैंने नागदंत की प्रचंड शक्तियाँ और उसकी निर्दयता महसूस की है। यदि मेरे इच्छाधारी इससे टकराए तो यहाँ रक्त प्रलय आ जाएगी।
ठहरो, तुम इसका मुकाबला नहीं करोगे। मैं तुम सभी को मेरे शरीर में समाहित होने का आदेश देती हूँ। भारत, तुम नागिश को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जब तक मेरे शरीर में दोबारा विष संचार शुरू नहीं हो जाता, मेरे इच्छाधारी साथी मुझे शक्ति भी देंगे ताकि मैं इस नागदंत का मुकाबला कर सकूं और ये इससे सुरक्षित भी रहेंगे। तुम लोगों के मेरे शरीर में समाहित होने से मेरे जिस्म में विष का स्तर सामान्य हो जाएगा, जो कि इस बूढ़े के इंजेक्शन से घट गया है। इन इच्छाधारियों को अपने भीतर बुलाकर तूने मेरा काम आसान कर दिया लड़की। अब इतने सारे भुजंगों को मसलने के बजाय सिर्फ एक तुझे मसलना होगा। हा हा हा। ओह, इस लेबोरेटरी के डेटाबेस को एक्सेस कर लिया है मैंने। ये तो जैकपॉट का भी बाप हाथ लग गया है। नागदंत, इस नागरानी को जल्दी काबू करो। ये तुम्हारे कब्जे में आ गई तो ये पूरा आयाम तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। इसका विष नागराज के विष से अलग है। इसमें देव विष तो है ही, परंतु साथ ही कोई ऐसा विष भी मिश्रित है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। इसका विष इस आयाम के विषपुत्रों पर भारी पड़ सकता है, पर क्या ये मेरे देव विष का सामना कर सकता है, जो कि इस आयाम के अन्य विषपुत्रों से विभिन्न है? जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे अपना देव विष इसके शरीर में पहुंचाना होगा। अब मेरे शरीर में दोबारा विष बनना शुरू हो गया है, जो कि मेरे केशों के जरिए इसके शरीर तक जाएगा। हा हा हा। एक और शक्तिशाली विष। शुरुआत में ये विष तड़पाते हैं पर अभूतपूर्व बल देते हैं। शाबाश लड़की, और विष पिला मुझे। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। मैं यहाँ मौजूद वैनम एनालाइजर मशीन पर उभर रहे आंकड़ों को देख रहा हूँ। यहाँ जो सबसे घातक सर्वशक्तिशाली विषपुत्र मौजूद है वो ना तो तू है नागदंत, और ना ही ये नागरानी। हमारे आयाम का वायुमंडल ऑक्सीजन पर बेस्ड है, जिससे आम इंसान सांस लेते हैं, और विष सिर्फ सरीसृपों या इच्छाधारी विषपुत्रों तक ही सीमित है। परंतु इस आयाम का वायुमंडल एल्कोलाइट बेस्ड है। हमारे आयाम के सामान्य इंसानों की तरह यहाँ सामान्य रूप में विषपुत्र पनपते हैं। यहाँ का हर प्राणी विषपुत्र है, पर इन विषपुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है ये बच्चा। इसके शरीर में मौजूद विष का स्तर सभी विषपुत्रों से कहीं अधिक है। इस बच्चे को पकड़ो नागदंत। उफ, कभी बोलते हो लड़की को पकड़ो, कभी बोलते हो बच्चे को पकड़ो। एक बार में डिसाइड करो प्रोफेसर। इतना विष पीकर तो मेरी भुजाएं देवता की गर्दन में रोड़ने को फड़क रही है। आप मुझसे औरत और बच्चे पकड़वा रहे हैं। उफ, ये वार तो उल्टा पड़ गया। मेरे देव विष ने इसे कमजोर करने की जगह और शक्तिशाली बना दिया। इसका शिकार तो किसी हिरणी के शिकार से भी आसान है, पर शिकार करने का मजा तभी आता है जब हिरणी को भगा भगा कर मजे ले लेकर मारा जाए। क्यों प्रोफेसर? एक बार ये काबू में आ गई तो इसके सपोले को पकड़ना कौन सा मुश्किल काम है। मैं इसे सीधे द्वंद नहीं जीत सकती, और अगर इसने मुझे परास्त कर दिया तो ये और इसका दुष्ट प्रोफेसर जाने नागिश के साथ क्या करेंगे। मुझे सहायता चाहिए, और सहायता भी सायाम की सर्वश्रेष्ठ शक्ति से लेनी होगी। नागदंड प्रकट हो, मुझे इस नीच नागदंड को परास्त करने की शक्ति प्रदान करो। ये क्या, रानी माँ अपनी प्रजा और बच्चे को छोड़कर भाग रही हैं? ओह, ये क्या हो रहा है? मैंने तो नागदंड से शक्ति मांगी थी, पर नागदंड तो आयाम द्वार खोल रहा है, और मैं खुद को इस आयाम द्वार में खींचने से नहीं रोक पा रही हूँ। उफ, ये भाग नहीं रही है मूर्ख। इसके हाथ में प्रकट हुआ दंड इसे यहाँ से कहीं और भेज रहा है। रोको इसे। ओह, आयाम द्वार उसे समेटकर बंद हो गया। राजनगर, पृथ्वी आयाम, सेम टाइम। बहुत देर से देख रही हूँ जनाब उल्लू की तरह दूरबीन से ताड़े जा रहे हैं, जबकि जनाब चाहे तो दूरबीन को फिक्स कर मेरी तरह इस टैबलेट में सब कुछ देख सकते हैं। मैं उनको ताड़ नहीं रहा हूँ मैडम रेणु, बल्कि उनके लिप मूवमेंट देख कर ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके बीच क्या बातें चल रही हैं। बहाना अच्छा ढूंढा है, ज़रा मुझे भी तो बताओ कि उनके बीच में क्या बातें चल रही हैं। जब दो लड़कियाँ एक साथ होती हैं उनके बीच में बातें नहीं, महाभारत चलती है मैडम। किसी काम की नहीं हो तुम, एकदम नकारा। तुम्हें पार्टनर बनाने से अच्छा तो मैं अकेले इस मिशन को पूरा करने निकल पड़ती। क्या बकवास कर रही हो? मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है कि तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। ना तो चुंबा के अड्डे के बारे में कुछ पता किया, और ना ही उस पब में कुछ किया। जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी तब तुम चुपचाप तमाशा देख रही थी। वो मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। झूठ, दरअसल तुम डर गई थी। नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। हथियारबंद गुंडों की फौज देखकर तुम्हारी घिघी बन गई थी। तुम एक डरपोक और कमज़ोर लड़की हो, बेचारी टाइप। नहीं, मैं बेचारी नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं बेचारी, सुना तुमने? तो फिर इसे साबित भी करके दिखाओ, वरना घर लौट जाओ। काली विधवा अकेले इस मिशन को पूरा करने की कुव्वत रखती है। राजगीर माइंस नियर राजनगर, फ्यू आवर लेटर। क्या काली विधवा सच कह रही थी? क्या मैं सचमुच डर गई थी? क्या मेरे डर ने ही मुझे कमज़ोर और बेचारा बना रखा है? शिवकाशी पटाखा फैक्ट्री में लगी वो आग जिसने मुझसे मेरे परिवार को छीन लिया।
मेरा बचपन छीन लिया, मेरे माँ बाप छीन लिए, क्या उसने मुझसे मेरी हिम्मत भी छीन ली? आज भी मैं उस खौफनाक मंजर को भूल नहीं पाती जब फूटते पटाखों के शोर के बीच मेरी चीखें दबकर रह गई। वो शोर जिसने एक मासूम बच्ची को चलते फिरते बम में बदल दिया, और मेरी यही शक्ति आज मुझे मेरी मंजिल तक ले आई है। मेरे मेंटल ब्लास्ट अपने चारों ओर एक सघन मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। जब मुझे पता चला कि चुंबक की शक्ति का प्रयोग करता है तो मैंने अपनी मानसिक शक्तियों का विस्तार करने की ठानी। जानने के लिए पढ़े परमाणु के पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स, बम, आतिशबाज, हर घर बारूद व बारूद का खिलाड़ी। मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा को बिना ब्लास्ट किए एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड की तरह राजनगर और आसपास के क्षेत्रों में फैलाना शुरू किया, और मेरी फोर्स फील्ड को इस स्थान से अत्यंत तीव्र चुंबकीय दबाव महसूस हुआ। मैं काफी देर से उस जगह पर नजर रखे हुए हूँ। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इन माइंस में खनन का काम नहीं चल रहा, ना ही यहाँ लाए जा रहे ये कलपुर्जे किसी माइनिंग मशीन का हिस्सा है। ये किसी प्रकार के हथियार के हिस्से हैं, और इनमें भी भारी मात्रा में मैग्नेट का प्रयोग किया गया है। ये चुंबक के अलावा किसी और का काम नहीं हो सकता। अब दो काम एक साथ करने हैं। पहला, यहाँ 2-3 हल्के फुल्के ब्लास्ट करने हैं ताकि मजदूरों में भगदड़ मच जाए और खनन का काम रुक जाए। और दूसरा काम है काली विधवा को मैसेज करना। ओह, शीना ने चुंबा का अड्डा ढूंढ लिया है। मोमेंट्स लेटर, तुम श्योर हो कि ये चुंबा का ही अड्डा है? हाँ, ओके, तुम मेरे पीछे ही रहना। ओह माय गॉड, अब तो पक्का हो गया कि ये चुंबा का ही अड्डा है। चुंबा नहीं, चुंबा सम्राट बोल लड़की। तूने चुंबा सम्राट का अड्डा नहीं, अपनी मौत का ठिकाना ढूंढ निकाला है। हमारी स्पेशल मैग्नेटिक गन के ब्लास्ट से तेरे खून के अंदर बहते लोहे कण ऐसे फूट फूट कर निकलेंगे जैसे किसी कोड़ी का कोड़ फूटता है। उससे पहले तुम्हारे होश तुम्हारे अंदर से ऐसे उड़ जाएंगे जैसे खुले पिंजरे से परिंदे उड़ जाते हैं। तड़ाक तड़ाक तड़ाक। इन गन्स की तारीफ कर रहे थे ना तुम? जरा देखो तुम्हारे दावे में कितनी सच्चाई है। जिंग। सचमुच तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था, मगर अफसोस कि अब तुम इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये इस्तेमाल कर पाएं या ना कर पाएं, मगर तुम इस गन का और इस्तेमाल नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब ये चुंबक के टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है। मगर ये नान चाकू बेकार नहीं है। मुझे इससे तुम्हारी हड्डियों को तोड़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। रोक सकती है मेरी मैग्नेटिक रेज, जो इसे भी चुंबक में बदल देंगी, और फिर ये तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे निशाने पर नाचेगा। नहीं नाचेगा, क्योंकि इस नान चाकू में लोहे का एक भी कण नहीं है। इसमें ना सही तेरे अंदर तो लोहे के कण हैं। मेरा ये मैग्नेटिक ब्लास्ट तेरी नसों को फाड़ कर तेरे अंदर का सारा लोहा निकाल देगा। आह, भड़ाम भड़ाम भड़ाम। बस बहुत हुआ। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, बिजनेस करने आए हैं। अब अगर तुमने एक भी गलत हरकत की तो मेरी ब्रेन ब्लास्टर गन का अगला निशाना तुम्हारा भेजा होगा। बिजनेस करने वाले चोरी छुपे किसी के अड्डों में दाखिल नहीं होते और ना ही हमला करते हैं। तुम्हारा ठिकाना किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है जो अपॉइंटमेंट लेकर आते। और हमला हम पर तुम्हारे आदमियों ने पहले किया था, हमने नहीं। हम रशियन माफिया की सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। सीधी बात करते हैं और सीधा वार। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम रशियन माफिया से ही हो, पुलिस या कमांडो फोर्स से नहीं? ओ कम ऑन चुंबा, बच्चों जैसी बात मत करो। अगर हम पुलिस या कमांडो फोर्स वाले होते तो यहाँ तुमसे डीलिंग नहीं कर रहे होते। तुम्हारा अड्डा अब तक छावनी बन चुका होता। इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड में यह अफवाह काफ़ी गर्म है कि तुम कोई ऐसा हथियार बना रहे हो जो कि एटॉमिक वेपन्स को भी मात दे सकता है। हमारी दिलचस्पी उसी हथियार में है। अंडरवर्ल्ड में बातें गोपनीय रहना मुश्किल है। हालांकि वो हथियार मैं किसी और के लिए बना रहा हूँ, फिर भी तुम्हें उसे दिखाने में कोई हर्ज नहीं। मैग्नोसोलार कैनन, हमारा सौर मंडल चुंबकीय शक्ति का भंडार है। जरा सोचो, यदि कोई ऐसा जरिया हो जिससे सौर मंडल की सनन चुंबकीय ऊर्जा को खींचकर इसका वार किसी निर्धारित स्थान पर किया जा सके तो क्या होगा? ऐसी शक्ति को कंट्रोल करने वाला तो महाप्रलय ला सकता है। मेरी मैग्नासोलार कैनन उस महाप्रलय की चाबी है। ऐसा घातक हथियार तुम किसी और को क्यों बेच रहे हो? इससे तो तुम खुद ही विश्व सम्राट बन सकते हो, चुंबा सम्राट। वो तो मैं पहले से ही हूँ। अब बस मैं इस हथियार की बदौलत इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। यानी तुम रशियन माफिया के लिए भी ये कैनन बनाने को तैयार हो? गुड, कीमत बोलो। 1 अरब यूरो, और साथ में मुझे तुम्हारी इस ब्रेन ब्लास्टर गन का सैंपल भी चाहिए। डन, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। माल की डिलीवरी कब और कैसे करनी है वो बता दिया जाएगा। अब हमें चलना चाहिए।
तुमने तो कमाल कर दिया। जिस कॉन्फिडेंस से तुमने चुम्बा को बेवकूफ़ बनाया उसे देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। असली काम हुआ या नहीं? काम हो भी गया और चुम्बा को इसकी भनक तक नहीं लगी। नान चाकू लोहे का तो नहीं बना था, लेकिन उसके अंदर एक कॉइन लोहे का था। ये रहा वो कॉइन जो चुम्बा के वार से चुंबक में बदल गया था। पर ये ब्रेन ब्लास्टर गन क्या बला थी? अब अपने टेलीपैथिक ब्लास्ट के राज को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। सो यहीं पड़ी मशीनों में से एक पार्ट को निकाला और बना दिया ब्रेन ब्लास्टर गन। हा, जब हकीकत बेचारे के सामने आएगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हा, अभी मेरी कैनन बनी भी नहीं और मैं अरबपति बन गया। शाबाश चुम्बा शाबाश। अब सोच इतने पैसे का क्या क्या करना है। सोचने के लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा चुम्बा, क्योंकि जेल में वैसे भी ज्यादा काम नहीं होता। कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंच गए? खैर जो भी हो, बचकर वापस नहीं जा पाओगे। और तुम हमें ऐसा करने से कैसे रोकोगे? तुम्हारा मैग्नेटिक कंट्रोल चिप तो नष्ट हो गया और तुम्हारे सभी आदमी भी बेहोश पड़े हैं। मगर मेरे पास अभी भी ये ब्रेन ब्लास्टर गन है। इससे तुम्हारे चीथड़े उड़ा। अरे ये गन चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये कोई गन नहीं बल्कि मामूली मशीनी पुर्जा है। यानी कि उन रशियंस ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। तुम पहले से बेवकूफ़ हो चुम्बा, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है? तुम रोबो आर्मीज सीक्रेट हाइड आउट। क्या ये सच में ध्रुव है? नहीं, ये ध्रुव नहीं हो सकता। ये ज़रूर इसकी चाल है। ध्रुव ही है ये। तुमने तो कमाल कर दिया मैडम एक्स। इसकी कीमत बताओ। 10,000 करोड़। डील पक्की। 10,000 करोड़? ये आप क्या कर रहे हैं पापा? इस पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं। मुझे मेरा काम मत सिखाओ नताशा। मगर पापा 10,000 करोड़ की रकम तो हमने अपने जानी दुश्मन की मौत के लिए मैं इससे 10 गुनी कीमत भी दे सकता हूँ। गार्ड्स, ध्रुव को हमारी स्पेशल सेल में बंद कर दो। इसके होश में आने के बाद हम इसे अपने हाथों से मारेंगे और इस खाली कंटेनर में 10,000 करोड़ रुपए भर दो और मैडम एक्स को सम्मान के साथ बाहर तक छोड़ दो। यस ग्रैंड मास्टर। फ्यू मोमेंट्स लेटर। क्राइम वर्ल्ड एक वन वे की तरह होता है। इसमें आ तो सकते हैं पर वापस जा नहीं सकते। पर मैंने कभी इस रूल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरे मन का एक कोना मेरे डैड के लिए था तो दूसरा कोना ध्रुव के लिए था और मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती थी। पर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि ध्रुव और डैड आग और पानी की तरह हैं, जो एक दूसरे का वजूद मिटाने के लिए तत्पर रहते हैं। पर मैंने भी ठान रखा है, ना तो मैं ध्रुव को कभी डैड को नुकसान पहुंचाने दे सकती हूँ। दरवाज़ा खोलो। मगर कमांडर, ये ग्रैंड मास्टर का हुक्म है कि ये कमांडर नताशा का हुक्म है और हुक्म उदोली की सजा तुम जानते हो। और ना ही डैड को ध्रुव को नुकसान पहुंचाने दूंगी। ओ नो, ये क्या? मुझे पहले ही अंदेशा था कि ये ध्रुव नहीं हो सकता, पर ध्रुव की हुबहू शक्ल और कदकाठी ने मुझे भी संशय में डाल दिया था। हमारे साथ धोखा हुआ है। ध्रुव और आपकी कदकाठी में समानता आज काम आई प्रोफेसर। साथ ही आपके स्पेशल इजाद किए हुए ध्रुव के स्किन मास्क ने तो कमाल ही कर दिया, जो कि छूने से वास्तविक स्किन जैसा प्रतीत होता था। रही सही कसर खून और धूल मिट्टी के मेकअप ने पूरी कर दी। इसमें काफी बड़ा योगदान रोबो की एक्साइटमेंट का भी था, जिसने उसे ध्रुव का बारीक मुआयना करने से रोक दिया। अगर वो बेहोश ध्रुव का रेटिना या ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का सोच लेता तो हमारा प्लान फौरन फेल हो जाता। अंत भला तो सब भला। पता नहीं लोमड़ी और कीर्तिमान की टीम की क्या पोजीशन है। पता नहीं वो हैमर का अड्डा ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। बरसाओ और हथौड़े बरसाओ। जितनी ताकत से बरसा सकते हो बरसाओ। जिस अंग पर बरसाने हैं बरसाओ। जितनी देर तक बरसाना चाहो बरसाओ। मगर याद रखना, तुम्हारे हाथ रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ रुके तो मेरे हाथ चलेंगे और मेरे हर वार पर तुम सबकी कोई ना कोई हड्डी टूटेगी। ये कीर्तिमान का वो कीर्तिमान है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। अपनी शेखी कुछ ज्यादा बघार दी तुमने। अभी असली मर्द से सामना नहीं हुआ तुम्हारा, वरना सारे कीर्तिमान तुम्हारी हड्डियों के साथ टूट जाते। सच कहा, अभी इसका असली मर्द से सामना नहीं हुआ, वरना अभी इसकी हड्डियां इसके बदन में सलामत नहीं रहती। असली मर्द से मेरा मतलब डोगा से था, सांड की औलाद, तुझसे नहीं। फिर तो मेरा हथौड़ा ही तुझे उफ। ना, मुझ पर अपने हथौड़े का जोर आजमाने की कोशिश मत करना। तेरा हथौड़ा तो मेरी हड्डियां ना तोड़ सका, मगर मेरा घुसा तेरी नक्सीर जरूर फोड़ देगा और मेरी गन तेरा हथौड़ा तोड़ देगी और मैं फोड़ूंगी ये स्मोक बम, क्योंकि अपना काम तो हो चुका है। त्रिनाग पठार पूर्वकाल। अपने इष्ट देव को याद कर ले असुराज। अपने इष्ट देव को तू याद कर।
क्योंकि थोड़ी देर में तू उनके पास ही पहुंचने वाला है। उठो मित्र और अपना ये सिर त्राण धारण करो, अब तुम अकेले नहीं हो। धन्यवाद मित्र। अब मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति आ गई है, अब इनकी खैर नहीं। मेरी सप्त शक्तियों बाहर आओ और शत्रुओं में कोहराम मचा दो। अभी लो गोजो। और देखते ही देखते गोजो की सप्त शक्तियां बाहर आ गई और कोहराम मचाने लगी। गुरु घंटाल, अश्वसेना काली शक्तियों के अधीन होकर हम पर प्रहार कर रही है, इनको रोको। अभी लो गोजो, मैं अभी इनको लोभ बंधन में जकड़ता हूँ। अतिरिक्त शक्ति मिलने के बाद ये और भी आक्रामक और निर्मम हो गया है। इसका शरीर अत्यधिक कड़ा और अभेद्य हो गया है। काश बिजली का यहाँ होती तो मैं अभी इसका हृदय चीर कर इसे नरक का मार्ग दिखा देता। उफ! हृदय चीरने के लिए विद्युत मिल सकती है, किंतु मुझे विद्युत से बचने के लिए एक रक्षा कवच चाहिए। रक्षा कवच मैं तुम्हें दूंगा, तुम योजना बताओ। सर्वप्रथम हमें इसे अपने पीछे लगाते हुए उन मेघों के पास ले जाना होगा और फिर मेघों के घर्षण से उत्पन्न विद्युत मेरी तलवार की ओर आकर्षित होगी। मुझे केवल उसे दिशा देनी है। कडाम! शेष कार्य स्वतः हो जाएगा। किर आई! अद्भुत! ये कार्य इतनी सरलता से कर दिया तुमने। तुम्हारे सहयोग के बिना यह संभव नहीं था, पर तुम अकस्मात यहाँ कैसे? अकस्मात नहीं मित्र, मेरी सहयोगिनी बिजली का रहस्यमय रूप से लोप हो गई है। मैं उसकी खोज में ही निकला था और जब मैं यहाँ पहुंचा तो तुम संकट में दिखे। और इसका अर्थ है कि जिस शक्ति ने मेरी कुदुम का अपहरण किया है, संभव है उसने तुम्हारी बिजलिका को भी अपहृत किया हो। अर्थात हमारे समस्त प्रश्नों के उत्तर हमें यही मिलेंगे। टेम्पररी वॉर हेडक्वार्टर्स, राजनगर, प्रेजेंट टाइम। मैं काउंसलर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आप सभी को जो टास्क दिए गए थे, आप सभी ने उन्हें बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया। हालांकि अभी आप लोगों में आपसी सामंजस्य और टीम भावना की कमी जैसी कुछ दिक्कतें भी हैं। उम्मीद है कि भविष्य में ये कमियां भी खत्म हो जाएंगी। फिलहाल आप सभी को ऑफिशियली वॉर का मेंबर बनाया जा रहा है और मेंबर बनने के बाद आप कई राज जानने के हकदार बन गए हैं। आपको दिए गए टास्क बेमतलब नहीं थे, बल्कि आपने अनजाने में दुनिया को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। ग्रैंड मास्टर रोबो बाकी विलेंस के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रच रहा था। चुंबा जो मैग्नोसोलार बना रहा था, वो दरअसल एक बहुत बड़ी वॉर इन्वेंट्री का एक हिस्सा मात्र था। पूरी इन्वेंट्री बनाने के लिए जिस रकम की जरूरत थी, वो रोबो ने रिजर्व बैंक ट्रेजरी से चुराई थी। इन्वेंट्री के मास्टर प्लान के ब्लूप्रिंट्स 2 हिस्सों में थे, जिसमें से एक बोना वामन के योयो में था और दूसरा हैमर के हथौड़े के हैंडल में। इस पूरी इन्वेंट्री की डिजाइनिंग सुपरनोवा ने की थी, जो कि नारका जेल में बंद था, इसलिए बोना वामन नारका गया था। इसलिए हमने ये सारी योजना इस तरह बनाई जिससे वॉर एजेंट्स की परख भी हो जाए और सुपर विलेंस का प्लान भी फेल हो जाए। और जब आप ये सब जान ही चुके हैं, तो अब आप लोगों को ये भी जान लेना चाहिए कि आपके मेजबान कोई अनजान नहीं, बल्कि स्टील की ही तरह आप लोगों के दोस्त ही हैं। सुपर कमांडो ध्रुव और नक्षत्र, ये सब तुम्हारा आइडिया था? आई कांट बिलीव दिस। अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतना बड़ा सेटअप करने की जरूरत पड़ी? इन सब की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई थी। कुछ समय पूर्व नास्ट्रेडमस ने मुझसे संपर्क साधा। मेरी बात का यकीन करो ध्रुव, मैंने ग्रह नक्षत्रों के गहन अध्ययन के बाद ही ये निष्कर्ष निकाला है और उसके मुताबिक आने वाले समय में धरती से ब्रह्मांड रक्षकों का अस्तित्व मिटने वाला है, जिसकी वजह से पूरे संसार की कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी ने मुझे गहरी सोच में डाल दिया और इस सोच ने मुझे मजबूर कर दिया डॉक्टर अनीश रजा से संपर्क साधने को। मैंने उनकी क्षमताओं का आंकलन किया और उन्हें वॉर का इन्वेंट्री डिजाइनर बना दिया। फिर मैंने ब्रह्मांड रक्षकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिनके सामने वॉर की फॉर्मेशन का प्रपोजल रखा और सर्वसम्मति से काउंसलर का चुनाव किया। और फिर शुरू हुआ वॉर के कमांडोज के चुनाव का सिलसिला। सभी ब्रह्मांड रक्षकों ने उन नामों को सजेस्ट किया जिन्हें वॉर में शामिल किया जा सकता था। इनमें से कुछ, जैसे मैडम एक्स, रात की रानी, इनका पता कोई नहीं जानता था, सो हमने इसके लिए CNN को हायर किया। CNN ने सबको ढूंढ निकाला और फिर स्टील ने उन सबको इनविटेशन भेज दिया। इतने बड़े मिशन के लिए आप सब पर एकदम से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए ध्रुव और नक्षत्र ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आप सबको परखने का फैसला किया। आप सबकी हर गतिविधि पर कमांडो फोर्स की भी पैनी नजर थी। तो आप सभी स्थिति की गंभीरता को समझ गए होंगे। आने वाला समय बहुत कठिन है दोस्तों, इसलिए हमें इसकी तैयारी अभी से करनी है। अभी हमें वॉर कमांडर्स की संख्या बढ़ानी है और वॉर को इतना सशक्त बनाना है कि समय आने पर वॉर पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके।
उम्मीद है कि आपकी सभी जिज्ञासाएं व उत्सुकताएं अब शांत हो गई होंगी, लेकिन अभी आपका एक फाइनल टेस्ट बाकी है। जिन लोगों का प्लान आप सबने फेल किया था, उसकी कीमत वसूलने वे यहाँ पहुँच चुके हैं। मुझे पहले से इनकी नीयत पर शक था, इसलिए मैंने कंटेनर ट्रक पर एक चिप लगा दिया था। मुझे नारका से छुड़ाने का एहसान उधार रहा बोनावामन। मुझे शुरू से ही शक था कि मेरे सेल में किसी ने ध्रुव का एक्शन फिगर डाला था। आखिरकार मैंने उस डक्ट के रास्ते का पता लगा ही लिया जहाँ से मेरा योयो चुराया गया था। बस मैं वहीं से भाग निकला और तुझे भी साथ ले लिया। आज इस नकचड़ी को लेसन दे ही दूँ। तुम इसे लेसन देना, मैं रोबो आर्मी को लेसन दूंगा। आज कीर्तिमान एक और कीर्तिमान रचेगा, हैमर के हथौड़े को हैमर के सिर पर फोड़ने का। इस बौने से पहले मुझे निपटने देना, बड़े शौक से। मैं तो सिर्फ तमाशा देखूंगा। जब तक मैं ना कहूं अपने टेलीपैथिक ब्लास्ट मत करना शीना। ओके, क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मेरा कंप्यूटर किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल तो ये फाइट देखना दिलचस्प होगा। ऐसे कम ही मौके होते हैं जब आप खुद एक्शन ना करके एक्शन का आनंद लें। मुझे दोबारा नकचड़ी मत कहना। तड़ाक, नकचड़ी, तड़ाक। उफ, ये क्या हो रहा है? कोई दिख नहीं रहा है। सभी इंफ्रारेड चश्मा पहन लो, लगता है कोई अदृश्य रूप में हम पर वार कर रहा है। वो रहा, अब ये हमसे नहीं बच पाएगा। हाय दोस्तों, ये मेरी खिलौनों की नई सीरीज है, देखना ये तुम्हें पसंद आती है क्या? उफ, इसके घातक खिलौने तो हमें इस तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। इस तरह हम बचने की कोशिश करते रहेंगे और ये हमें निशाना बनाने में कामयाब हो जाएगा। फिर तो इसका जूता इसी के सर पर मारने की पॉलिसी यूज करनी होगी। धड़ाम। उफ, वाह, तुमने मेरे खिलौने तोड़ दिए, मेरे प्यारे प्यारे खिलौने। बिट्टू तुम्हें माफ नहीं करेगा, देखो कितना गुस्सा हो रहा है। और जब बिट्टू गुस्सा होता है तो ये फल फूल जाता है। चाहे कितनी भी उछल कूद मचा ले, एक बार तू इसकी चपेट में आ गई तो समझ ले तू गई। वो एक बार कभी नहीं आने वाला चुंबा, मगर मैं जो एक बार वार करूंगी उसकी चपेट से तू नहीं निकल पाएगा। और इस वार के साथ ही तेरा काम खत्म। जिसे देखो चुंबा सम्राट को टटपूंजिया समझने की गलती कर बैठता है। ऐसे लोगों के लिए तुम्हें एक सबक बनाना होगा। आई, क्या कह रहा था तू? मेरे हैमर से मेरा सिर तोड़कर कीर्तिमान रचेगा? अब देख, हैमर तुझे कुचलकर तेरे सारे कीर्तिमान ध्वस्त करेगा। ध्वस्त तो तू ही होगा हैमर। ओहो, तुम मर्दों की जुबान और आंखें हमेशा अभिमान से भरी होती है, जरा उसे साफ कर लो। तेरी ये ट्रिक इस बार नहीं चलेगी लड़की, मैंने आंखों में लेंस चढ़ा रखी हैं, इसलिए जब तक हमारा फैसला ना हो जाए हमसे दूर रहे। तड़ाक, जिंग। तो लो, फैसला हो गया है हैमर। धाड़। इस घूंसे के बाद तू बस उठकर दिखा दे, कीर्तिमान खुद अपना सिर तेरे हथौड़े के आगे झुका देगा। उसे ऐसे उम्मीदों से ना देख लोमड़ी, मैंने कह दिया ना कि वो नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा। ही, बिट्टू से पिट गए, चले थे बोनावामन को काबू में करने को, जबकि इनको पता ही नहीं कि बोनावामन हमेशा एक ट्रिक बचा के रखता है। एक ट्रिक तो बैडमैन भी बचा के रखता है, अपनी आंख जो तुम्हारी टॉय की माँ की आंख करेगी। ये कैसे हो गया? आह! ये हुआ है बैडमैन के आई जैमर से, जो हर इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्लॉक कर देता है। तेरे मानसिक वार मेरी मैग्नेटिक फील्ड को पार नहीं कर सकते लड़की। पिछली बार तो तूने मुझे असहाय कर दिया था, पर इस बार तेरा कोई वार तेरे काम नहीं आएगा। शीना, हिम्मत मत हारो, वार करो। मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती हो, बस सही जगह वार करने की जरूरत है। भड़ाम। उफ, इनके इंफ्रारेड चश्मों ने मुझे अदृश्य होते हुए भी सदृश्य कर दिया है, और अब ये मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि कुछ भी हो, मैं हूं तो सिर्फ एक साइंटिस्ट ही, और ये सब ट्रेंड लड़ाके, मैं इनसे जीत नहीं पाऊंगा। अरे हाँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और साइंटिस्ट का काम हर समस्या का समाधान ढूंढना होता है। और इस समस्या का समाधान है ये फ्लैश टॉर्च। थोड़ी देर के लिए इनकी आंखें बेकार कर देंगी और मैं फिर से इनके लिए अदृश्य हो जाऊंगा। ओह, मेरे साथ आए मेरे सभी साथी परास्त हो गए और अब मैं अकेली बची हूँ। ओह, ध्रुव भी यहाँ पर मौजूद है, फिर तो मेरी यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बची। क्या हुआ रोबो कमांडर, किस सोच में पड़ गई? डर गई क्या? डर और नताशा में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है मैडम एक्स। तड़ाक। आह! मगर यहाँ रुकना अब मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं सारी दुनिया से टकरा सकती हूँ, पर ध्रुव से नहीं। वॉर कमांडोज की पहली फाइट हमारे नाम रही, मौत का मैराथन पूरा हुआ। हाँ, मगर ये शुरुआत है, चुनौतियाँ अभी और भी आएंगी, उनके लिए हम हमेशा तैयार होंगे। हेडक्वार्टर्स, स्नेक आई सिक्योरिटी, महानगर, प्रेजेंट टाइम।
तुमने अचानक हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है नागराज? बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम सबको यहाँ अचानक बुलाना पड़ा। आज सुबह जब मैं ध्यान मुद्रा में था तब विष अमृत मानस रूप में मेरे सामने आ खड़े हुए। विष अमृत? वही विष अमृत जो धरती को प्लेग्राउंड समझकर यहाँ गेम खेलने चले आए थे। हाँ, वही विष अमृत। उन्होंने चेतावनी दी है कि कुछ शक्तियां नागरंजनी प्राप्त करना चाहती हैं। नाग निरंजनी तो हम विषधारियों की शक्ति का मुख्य स्रोत है। अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो विष अनियंत्रित होकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारा संसार एक विष क्षेत्र में बदल जाएगा। विष अमृत भी यही कह रहे थे। फिर तो हमें फौरन नाग निरंजनी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी नागराज। इसलिए तो मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। हमें फौरन उस जगह के लिए निकलना होगा जहाँ वो नाग निरंजनी। नागरानी? ओह, तो नागदंड की शक्ति मुझे नागराज के पास ले आई है। यानी सिर्फ नागराज ही नागदंड को रोक सकता है। तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारी हालत? हमारे आयाम में 2 घुसपैठियों ने हमला कर दिया है। उन्होंने मेरे संसार से भी इच्छाधारियों को अपने वश में कर लिया और हमारे पुत्र को। क्या हुआ हमारे पुत्र को? और किसने किया ये सब? वे तुम्हारे आयाम के ही प्राणी थे। एक तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था और दूसरा एक अधेड़ शख्स था, नीला कोट, नीली पैंट। प्रोफेसर नागमणि और नागदंत तुम्हारे आयाम में? ये कैसे हो सकता है? हमारा पुत्र खतरे में है नागराज, मेरी दुनिया खतरे में है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम चुप क्यों हो नागराज? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारा आयाम भी एक बड़े खतरे में घिरने वाला है नागरानी। अगर मैंने उसकी तुरंत रोकथाम नहीं की तो शायद मेरी दुनिया भी नहीं बचेगी। तुम नागरानी के साथ जाओ नागराज। नाग निरंजनी की सुरक्षा हम कर लेंगे। मगर मेरा कर्तव्य मुझे ऐसा करने से रोक रहा है सोडांगी। अपने पुत्र के प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है नागराज। तुम हमारी फिक्र ना करो। हमारे जीवित रहते नाग निरंजनी को कोई भी छू नहीं पाएगा। क्या तुम तैयार हो नागराज? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो फिर तुरंत आओ, ये द्वार ज़्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। कथा जारी है विष क्षेत्र संरक्षणम में। रमश। तो दोस्तों, ये कहानी थी विषपुत्रों का आगमन कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।